मॉर्निंग 7th क्लास। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे। मैं रिया विद्या बाल भवन से संस्कृत की अध्यापिका हूँ। बच्चों, आज का विचार देखते हैं। आज का विचार है ना अस्ति विद्या समम चक्षुः, ना अस्ति सत्यम समम तपः, ना अस्ति रागा समम दुखः, ना अस्ति त्यागा समम सुखम। विद्या के समान आँख नहीं है, सत्य के समान तपस्या नहीं है, और आसक्ति के समान दुख नहीं है, और त्याग के समान सुख नहीं है। तो बच्चों, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? इससे हमें ये शिक्षा मिलती है जो हमारा विद्या है वो क्या है? हमारे आँख के समान, चक्षु यानी कि आँख के समान है। जो सत्य है वो हमारा क्या है? तपस्या है। और आसक्ति मतलब किसी भी चीज़ के प्रति हमारा राग, तो आसक्ति के समान हमारे पास क्या है? वो दुखों का कारण है। तो आसक्ति क्या है? के समान कोई दुख नहीं है, और त्याग के समान कोई सुख नहीं है। यदि हम त्याग कर दें तो उसके समान कोई सुख नहीं है। तो बच्चों, आज का विचार यही था। ना अस्ति विद्या समम चक्षुः, ना अस्ति सत्यम समम तपः, ना अस्ति रागम समम दुखः, ना अस्ति त्यागा समम सुखम। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे उपसर्ग। ठीक है, तो आप लोग निकाल लीजिए पेज नंबर 101। हम लोग पढ़ेंगे आज उपसर्ग। चलिए देखते हैं उपसर्ग। उपसर्ग पेज नंबर 101। ठीक है, पेज नंबर 101 पे उपसर्ग दे रखा है, आप लोग निकाल लीजिए। सबसे पहले हमें उपसर्ग पढ़ने से पहले हमें ये जानना आवश्यक होता है कि उपसर्ग किसे कहते हैं या उपसर्ग की परिभाषा क्या होती है। तो बच्चों देखिए, वे शब्दांश किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ विशेषता उत्पन्न कर देता है, उसे उपसर्ग कहा जाता है। जो शब्दांश किसी शब्द से पहले, ठीक है, उपसर्ग जो होता है वो पहले जुड़ता है, जो प्रत्यय होता है वो बाद में। तो वे शब्दांश जो किसी शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देता है, विशेषता उत्पन्न कर देता है, उसे उपसर्ग कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग। उसे उपसर्ग कहा जाता है। तो बच्चों एक बार और देखिए उपसर्ग की परिभाषा। जो शब्दांश किसी शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देता है, उसे उपसर्ग कहा जाता है। ठीक है, उपसर्ग जो है वो पहले लगता है और प्रत्यय जो होता है वो बाद में। तो वही कहते हैं कि जो किसी भी शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ की विशेषता, मतलब उसके अर्थ में विशेष अर्थ उत्पन्न कर देता है, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा उपसर्ग। अब देखिए, उपसर्गों का स्वतंत्र रूप से अपना कोई अर्थ नहीं होता है। जो केवल उपसर्ग होंगे उनका कोई अर्थ नहीं होगा, स्वतंत्र रूप से उनका कोई अर्थ नहीं होता है। ये शब्दों या धातुओं के साथ मिलकर नया अर्थ प्रदान करते हैं। ठीक है, जो उपसर्ग हैं वो उनका स्वतंत्र रूप से अपना कोई अर्थ नहीं होता है। ये शब्द और धातु किसके साथ? किसी शब्द के साथ या किसी धातु के साथ। ठीक है, तो किसी शब्द या धातु के साथ जब ये जुड़ते हैं तो क्या करते हैं? नया अर्थ प्रदान करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, जैसे उपसर्ग है स्व। ठीक है, अब ये जो स्व उपसर्ग है इसका स्वतंत्र रूप से अपना कोई भी अर्थ नहीं होता है।
देखिए अगर इसके साथ कोई शब्द हम जोड़ते हैं, जैसे देश अगर शब्द हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा स्वदेश। क्या बन जाएगा बच्चों? स्वदेश। इसका अर्थ क्या होगा? अपना देश। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है दूसरा एग्जाम्पल है उप जमा देश। ठीक है, उप जमा देश तो क्या हो जाएगा? उपदेश। ठीक है, तो इसमें उपसर्ग क्या हो गया हमारा? उप, और देश हमारा शब्द, तो इन दोनों के जोड़ने पे क्या बन जाएगा? उपदेश। और इसका अर्थ क्या होगा? शिक्षा। उसके बाद है पत्ती। पत्ती मतलब गिरना। ठीक है, और उसके साथ हम उत उपसर्ग लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? उत जमा पत्ती। ठीक है, उत जमा पत्ती। अब इसके साथ उत हमारा उपसर्ग हो गया, पत्ती हमारा हो गया धातु, तो उत जमा पत्ती तो क्या बन जाएगा? उत्पत्ति। उत्पत्ति। और इसका अर्थ क्या हो जाएगा? उड़ता है। इसी तरह है जैसे आ, और भी जैसे उपसर्ग है, आ है, अनु है, अब है, अधि है, नीर है, दूर है, ये सब भी हमारे क्या है? उपसर्ग है। इनसे भी अगर देखते हैं, आ से फॉर एग्जाम्पल देखेंगे तो क्या हो जाएगा? आ जमा गच्छति, आ जमा गम। ठीक है, अब देखिए गम धातु का जब परिवर्तन जब करते हैं तो क्या बन जाता है? गच्छ बनता है, तो क्या बन जाएगा? आ गच्छति। आ गच्छति। दूसरा है दूर जमा बल। दूर जमा बल। अब इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? दुर्बल। ठीक है, दुर्बल। तो ये थे हमारे कुछ उपसर्ग थे जिनका मैंने आपको एग्जाम्पल बताया। अब जो उपसर्ग हैं उन्हें हम देखते हैं, और जो नीचे आपके बुक में उपसर्ग दे रखा है उसे देखिए। उपसर्ग है उसके सामान्य अर्थ, मतलब उसका समानार्थक अर्थ जो होता है, समान अर्थ। उसके बाद है सो उपसर्ग धातु, तो मतलब उपसर्ग के साथ धातु का प्रयोग किया गया है तो वो है, और उसके बाद उसका अर्थ बताया गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले जो उपसर्ग है वो है प्र। कौन सा उपसर्ग है? प्र। प्र अधिकता के अर्थ में हम प्रयोग करते हैं। किस अर्थ में प्रयोग होगा प्र? अधिकता के अर्थ में प्र उपसर्ग का प्रयोग होता है। अब अगर हम उपसर्ग और धातु जोड़ते हैं तो प्र जमा वद धातु। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? प्रवदति। क्या बनेगा? प्रवदति। प्रवदति मतलब क्या हो जाएगा? खूब बोलता है या अधिक बोलता है, तो खूब बोलता है। प्रवदति का अर्थ क्या हो जाएगा? खूब बोलता है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, प्र। प्रा का अर्थ क्या होगा? विपरीत। विपरीत। ठीक है, और इसके साथ जो आपका लगा है वो है प्रा जमा जी धातु। जी धातु यानी कि विजय के अर्थ में प्रयोग होता है जी धातु का, तो क्या हो जाएगा? प्रा जमा। अब प्रा का अर्थ होता है विपरीत। ठीक है, अब विजय का विपरीत क्या होगा? पराजय होता है ना, तो वही है कि प्रा जमा जी धातु विजय के अर्थ में हम प्रयोग करते हैं, और उसके साथ जब हम प्रा धातु लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? पराजय। ठीक है, पराजय, हारता है। विपरीत अर्थ में प्रयोग होता है प्रा उपसर्ग। अब देखते हैं हम लोग, इसके बाद है अप। अप का अर्थ होता है दूर या बुरा। क्या अर्थ होगा? दूर या बुरा। क्लियर? अब देखिए इसके साथ क्या लगा है? अप उपसर्ग है और क्री धातु है। क्री करने के अर्थ में प्रयोग होता है। ठीक है, तो इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? अप करोति। आप एक चीज देख रहे हैं, ये सब वर्तमान काल लट लकार का सब में प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो अप जमा क्री तो क्या हो जाएगा? अप
करोति। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बुरा करता है। बुरा या दूर के अर्थ में प्रयोग होता है, तो अब करोति का अर्थ क्या होता है, हो जाएगा बुरा करता है। इसके बाद है सम। कौन सा उपसर्ग है, सम। सम का अर्थ क्या होता है, साथ या मिलकर, साथ या मिलकर। ठीक है, अब देखिए सम के साथ हम जोड़ते हैं वद धातु। वद मतलब बोलने के अर्थ में जो प्रयोग होता है, तो क्या हो जाएगा, सम वदति। ठीक है, क्या बन जाएगा बच्चों, सम वदति, संवाद करता है या संवाद करता है या बोलता है। ठीक है, तो सम जमा वद धातु है, तो क्या बन जाएगा, सम वदति। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद जो आपका उपसर्ग है वो है अनु। कौन सा उपसर्ग है, अनु। अनु का अर्थ होता है अच्छी तरह, अच्छी तरह। अब देखिए, इसके साथ अनु जमा चर धातु। ठीक है, अनु जमा चर धातु। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, अनुचरति। अनुचरति, चर धातु किस अर्थ में प्रयोग होता है, चलने के अर्थ में। तो अनु जमा चर धातु क्या हो जाएगा, अनुचरति। और अनुचरति का बच्चों अर्थ क्या होगा, पीछे चलता है। क्या होगा, पीछे चलता है। इसके बाद है अब। अब का अर्थ होता है पीछे। क्या अर्थ होगा, पीछे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, अब जमा त्रि। ठीक है, अब जमा त्रि, तो क्या बन जाएगा, अवतरति। क्या बनेगा, अवतरति। अवतरति का अर्थ क्या हो जाएगा, नीचे उतरता है। अब का अर्थ क्या होता है, पीछे, और अव जमा त्रि धातु लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, अवतरति। अवतरति का अर्थ क्या होगा, नीचे उतरता है। इसके बाद है नीर। नीर का अर्थ होता है बच्चों नीचे या गहरा। ठीक है, नीचे या गहरा। तो नीर जमा गम। नीर जमा गम। गम का जो अर्थ परिवर्तित होता है गच्छ हो जाएगा और हो जाएगा निर्गच्छति। क्या होगा, निर्गच्छति। निर्गच्छति का अर्थ क्या होता है बच्चों, निकलता है। क्या होगा, किसी चीज का निकलना, निकलता है, उस अर्थ में निर्गच्छति का हम प्रयोग करेंगे। इसमें जो उपसर्ग प्रयोग हुआ है वो नीर है और हमारा धातु है गम। ठीक है, तो निर्गच्छति बन गया। इसके बाद है निर के बाद है निस। निस मतलब होता है बाहर आना। क्या होगा, बाहर आना। निस उपसर्ग। निस उपसर्ग का अर्थ होता है बाहर आना। ठीक है, अब निस है और निस के साथ जो धातु दे रखा है वो है श्री। श्री सर, निकलने के अर्थ प्रयोग करते हैं श्री धातु। ठीक है, तो निस जमा श्री, तो क्या बन जाएगा, निश्चरति। निश्चरति। ठीक है, क्या बना, निश्चरति, बाहर निकलता है। इसके बाद है आपका दुस। क्या है, दुस। दुस का अर्थ होता है बिना या बाहर। क्लियर, बिना या बाहर। तो क्या बन जाएगा, दुस। दुस जमा चर धातु है, तो क्या हो जाएगा, दुश्चरति। क्या बन जाएगा, दुश्चरति। अब देखिए दुश्चरति का अर्थ क्या होगा, बुरा आचरण जो करता है, बुरा आचरण करने वाला या बुरा आचरण करता है। इसके बाद है फिर आ गया आपका दूर। दूर जो हमने अभी पढ़ा भी है, दूर पढ़ा है ना, तो दूर। दूर का अर्थ होता है कठिन या बुरा। क्या हुआ, कठिन
कठिन या बुरा। ठीक है, तो अब देखिए दूर, यहाँ पे जो आपका दुस दे रखा है उसे आप दूर कर लेंगे। ठीक है, गलत दे रखा है, दूर जमा गम। तो दूर जमा गम है तो क्या बन जाएगा, ये दुर्गछति। क्या बनेगा, दुर्गछति। और दुर्गछति का अर्थ क्या दे रखा है, जो बुरी हालत में हो, जो इसका हालत अच्छा ना हो, उस अर्थ में प्रयोग होता है दुर्गछति शब्द का। दुर जो है वो हमारा उपसर्ग हो गया और गम हमारा धातु। गम का परिवर्तित जो धातु होता है वो क्या होता है, गच्छ होता है, तो हो जाएगा दुर्गछति। इसके बाद है वी। वी मतलब होता है बच्चों, वी मतलब भी होता है बुरा। ठीक है, तो वी जमा स्मृ। स्मृ धातु के समय स्मरण के अर्थ में प्रयोग होता है। ठीक है, तो क्या होता है, वी अस्मृति। वी अस्मृति बन जाएगा वी अस्मृति। तो क्या हो जाएगा, जो भूल जाते हैं, उस अर्थ में वी अस्मृति शब्द का भूलने के अर्थ में प्रयोग होता है। जब हम किसी चीज को भूलते हैं तो उस अर्थ में विस्मृति शब्द का प्रयोग करते हैं। वी उपसर्ग स्मृ धातु, स्मृ धातु स्मरण करने के अर्थ में, ठीक उसके विपरीत हो जाएगा भूलने के अर्थ में, तो हो जाएगा वी अस्मृति। इसके बाद जो उपसर्ग है आपका वो है आ उपसर्ग। ठीक है, अब देखिए आ का अर्थ होता है विशेष, विशेष या अलग, अलग या उल्टा। ठीक है, विशेष, अलग या उल्टा, आ का आ उपसर्ग का अर्थ होगा। तो आ के साथ कौन सा धातु जुड़ा है, आ के साथ हर, हरण करने के अर्थ में हर धातु का हम प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा, आहर्ति। आहर्ति, आहर्ति मतलब लाता है। ठीक है, आहर्ति मतलब लाता है, किसी चीज को लाना। किसी चीज को क्या करते हैं हम, किसी चीज को उठाएंगे, उसको हर मतलब लेकर ही आते हैं, तो हर उसी अर्थ में हम प्रयोग करते हैं। आ जमा हर्ति मतलब हरण करके किसी चीज को लाना। तो आ जमा हर हो गया, तो आ हमारा क्या हो गया बच्चों, उपसर्ग, और हर धातु, और इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आहर्ति। और आहर्ति का अर्थ क्या होगा, लाता है। इसके बाद आता है आपका, आहर्ति के बाद है नी। क्या है, नी। नी का अर्थ होता है बच्चों विलोम, विलोम। ठीक है, ठीक उसके विपरीत। और तक, विलोम या तक। ठीक है, तो नी जमा पद धातु है। ठीक है, पद धातु मतलब गिरने, गिरने के अर्थ में, तो क्या हो जाएगा, नी पतति। क्या होगा बच्चों, नी पतति। नी उपसर्ग, पद धातु, पद धातु गिरने के अर्थ में प्रयोग होगा। और जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, नी पतति। और नी पतति का अर्थ क्या हो जाएगा, गिरता है। इसके बाद है अधि। अधि का अर्थ होता है विशेष या श्रेष्ठ भी होता है, श्रेष्ठ अर्थ भी होता है, और आपके बुक में दे रखा है नीचे। ठीक है, तो नीचे या विशेष अर्थ में या श्रेष्ठ अर्थ में हम अधि उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा, अधि, तो आपके में दे रखा है नीचे। ठीक है, श्रेष्ठ अर्थ में भी प्रयोग करेंगे बच्चों। ठीक है, श्रेष्ठ अर्थ में भी प्रयोग होता है अधि उपसर्ग का। ठीक है, तो अधि जमा गम धातु है, अधि जमा गम। ठीक है, अब देखिए अधि जमा गम है, गम का हो जाएगा गच्छ, और बन जाएगा अधि गच्छति। क्या होगा, अधि गच्छति। अधि गच्छति का अर्थ क्या होगा बच्चों, अधि गच्छति का अर्थ होता है ऊपर जाता है या समझता है। ठीक है, इसके बाद है अति। इसके बाद जो उपसर्ग है आपका वो है अति। अति का अर्थ होगा ऊपर या समझना। ठीक है,
जमा वद धातु है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, अति वदती, अति वदती। अति वदती मतलब क्या हो जाएगा, अधिक जो बोलता है। क्लियर। इसके बाद है उत। उत का अर्थ होता है, उत का जो उपसर्ग है उसका अर्थ होगा बहुत, ठीक है। और उत जमा गम धातु, तो क्या बन जाएगा उत जमा गम धातु का, उत गच्छति, उत गच्छति। अब उत गच्छति का अर्थ क्या हो जाएगा, ऊपर जाता है। जो ऊपर जाने के अर्थ में हम प्रयोग करते हैं उत गच्छति शब्द का, ठीक है। तो उत गच्छति का अर्थ हो गया ऊपर जाता है। इसके बाद है सु। सु उपसर्ग है, सु। सु उपसर्ग का अर्थ होता है बच्चों ऊपर। क्या होगा, ऊपर, ऊपर होगा। और इसमें जो धातु प्रयोग किया गया है वो है लिख, सुलिख। तो सुलिख का जब हम बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, सुलिखती, सुलिखती। आप लोग देख रहे हैं सब लट लकार में, सब सारे में प्रयोग हो रहा है। जो भी धातु है उसका लट लकार का प्रयोग हो रहा है वर्तमान काल में, ठीक है। तो सु जमा लिख हो गया। तो सु हमारा क्या हो गया बच्चों, उपसर्ग, लिख हमारा धातु। और जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, सुलिखती। इसका अर्थ क्या होता है, जो अच्छा लिखता है। इसके बाद जो उपसर्ग रखा है वो है अभी। अभी का अर्थ होता है अच्छा। क्लियर। अब देखिए, अभी जमा गम धातु है, तो क्या बन जाएगा, अभी गच्छति, अभी गच्छति। और अभी गच्छति का अर्थ क्या होगा, चारों ओर जाता है। अभी मतलब चारों ओर जाता है। इसके बाद है प्रति। प्रति का अर्थ होता है तरफ। प्रति, प्रति का अर्थ क्या हो जाएगा, तरफ, ठीक है। तो इसका क्या बन जाएगा, प्रति जमा गम, ठीक है। प्रति जमा गम। तो इस प्रति जमा गम का क्या हो जाएगा, प्रति गच्छति, प्रति गच्छति। और प्रति गच्छति का अर्थ क्या होगा, जो उल्टा जाता है, ठीक है। उल्टे की तरफ चलने को उल्टे की तरफ हम जाते हैं ना, तो उसे हम कहते हैं प्रति गच्छति, ठीक है। इसके बाद है सबसे लास्ट जो है वो है पड़ी। पड़ी उपसर्ग है। और पड़ी का अर्थ होता है तरफ या उल्टा। उल्टा एक विपरीत के अर्थ में प्रयोग करेंगे। तो पड़ी जमा भ्रम धातु। अब भ्रम बताइए किस अर्थ में, घूमने के अर्थ में प्रयोग होता है भ्रम धातु। तो क्या बन जाएगा, पड़ी भ्रमती। क्या हो जाएगा, पड़ी भ्रमती, चारों ओर घूमता है, ठीक है। तो यहाँ पे पड़ी क्या हो गया हमारा बच्चों, उपसर्ग। और भ्रम क्या हो गया, धातु, ठीक है। तो पड़ी जमा भ्रम, तो हो जाएगा पड़ी भ्रमती, चारों ओर घूमता है, ठीक है। चारों ओर घूमता है, तो है पड़ी का अर्थ तरफ या उल्टा। तो हो गया पड़ी जमा भ्रम, पड़ी भ्रमती। बच्चों, तो ये था आपका कुछ उपसर्ग और उसके अर्थ। और फिर हमने क्या देखा, उपसर्ग के साथ हमने धातु को जोड़ा और हमने शब्द बनाया और शब्द का अर्थ को हमने आज समझा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको उपसर्ग की परिभाषा और ये जो उपसर्ग मैंने आपको बताया वो समझ में आया होगा, ठीक है। हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में इसे और डिस्कस करेंगे। आज मैंने इसका एक आपको इंट्रो जैसा आपको दिया है और नेक्स्ट क्लास में हम एक बार और इसकी पुनरावृत्ति करेंगे, ठीक है। तो चलिए, आज का होमवर्क आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। आज का होमवर्क है उपसर्ग का प्रयोग कर
उदाहरण बनाएं। ठीक है, उदाहरण बनाएं। बच्चों, इसमें आपको क्या करना है, जो आपका उपसर्ग दे रखा है उन सभी उपसर्ग की सहायता से आपको दो शब्द, ठीक है, कम से कम 2 शब्द आपको उपसर्ग का प्रयोग करके शब्द बनाना है, केवल शब्द। ठीक है, उपसर्ग ले लेंगे आप और शब्द ले लेंगे और बनाएंगे। ठीक है, उपसर्ग, पहले उपसर्ग जोड़ेंगे, फिर उसके साथ शब्द, और उन दोनों को जोड़ के जो आपका बनेगा शब्द या कोई भी धातु। तो यही आज का होमवर्क है, उपसर्ग का प्रयोग कर उदाहरण बनाएं। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। कोई भी अगर डाउट होगा किसी भी उपसर्ग में, किसी भी शब्द में, तो आप क्वेश्चन जरूर पूछिए। ओके क्लास, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।